नमस्कार दोस्तों, अच्छे होंगे आप सब। और हमारे टॉपिक चल रहा है भारत में धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन। तो आप देखो, ये जब टॉपिक आप पढ़ रहे हैं तो आप टॉपिकों को क्या एक दूसरे के साथ आप तुलना कीजिए और उस कालखंड की जो परिस्थितियां जो है उनको भी क्या है आप समझने का प्रयास कीजिए। उससे क्या है टॉपिक की जो समझ है वो आपके बहुत अच्छे से बनेगी। और आज हम बात कर रहे हैं ज्योतिबा फुले के बारे में और सत्य शोधक समाज के बारे में। तो आप देखें कि ज्योतिबा फुले की यदि हम बात करें तो आप देखो कि ज्योतिबा फुले के साथ जो फुले जो लगा हुआ है, इससे यदि हम शुरू करें तो आप देखो कि इनके जो पूर्वज थे वो कार्य किया करते थे किससे संबंध में। जो पेशवा जो थे, महाराष्ट्र के जो पेशवा थे, इनको फूलों की माला वगैरह ये दिया करते थे। और फूलों की माला वगैरह दिए जाने के कारण या फूलों से संबंधित कार्य करने के कारण इनके पीछे जो सरनेम है वो लगा है फुले, और ये माली जाति से हुआ करते थे। तो आप देखो कि यदि इनकी बात करें तो इनका जो जन्म रहा है 1809 के आसपास इनका जन्म हुआ। और 1809 की जो परिस्थितियाँ यदि हम देखें महाराष्ट्र के अंदर, महाराष्ट्र के हैं ज्योतिबा फुले, तो आप देखो कि उस दौर में वहाँ का जो समाज है, समाज काफ़ी विखंडित था। और समाज में हम देख रहे हैं कि विभिन्न प्रकार के भेदभाव थे, और वो जो भेदभाव है उन भेदभावों का शिकार ज्योतिबा फुले भी रहे हैं। और आप देखो कि ज्योतिबा फुले सामाजिक जो भेदभाव है या उस समय की जो जाति व्यवस्था थी इसका ये शिकार रहे। इसी कारण आप देखो कि इन्होंने चुनौती दी किसको, ब्राह्मणवाद को। ब्राह्मणवाद जो है या हम कहें पुरोहितवाद को इन्होंने चुनौती दी। और दूसरा आप देखें कि ज्योतिबा फुले जो हैं खुद भी एक सामाजिक बुराई का शिकार थे, और वो सामाजिक बुराई थी बाल विवाह। हम देखते हैं कि ज्योतिबा फुले जो है इनका विवाह हुआ किसके साथ, सावित्रीबाई के साथ। सावित्रीबाई के साथ इनका विवाह रहा और ये इनका बाल विवाह था। तो बाद में आगे चल करके देखते हैं भाई जो बाल विवाह जो है ये भी एक सामाजिक बुराई है। इन्होंने विधवा पुनर्विवाह का इन्होंने समर्थन किया, और समाज में जो भेदभाव वगैरह हैं उनका ये क्या करते हैं, विरोध करते हैं। और इनका जो मुख्य जो कार्य है वो रहा है कि इसके विरुद्ध ब्राह्मणवाद या पुरोहितवाद को इनके द्वारा चुनौती दी गई। और आप देखें कि ब्राह्मणवाद या पुरोहितवाद में हम देखते हैं कि जो ब्राह्मण जो वर्ग है, ब्राह्मण वर्ग की श्रेष्ठता स्थापित होती है। तो आप देखो कि यहाँ से बहुत अच्छा आपके प्रश्न बन सकता है कि ज्योतिबा फुले ने ब्राह्मण वर्ग की श्रेष्ठता की जांच के लिए इन्होंने किसका अध्ययन किया। तो आप देखें कि इन्होंने अध्ययन किया है विल्सन और विलियम जोन्स। विल्सन और जो विलियम जोन्स है इन्होंने भारतीय धर्म के बारे में काफ़ी लिखा है। तो विल्सन और विलियम जोन्स जो है इनके ग्रंथों का जब इन्होंने अध्ययन किया तब भी ये इस बात पर पहुंचते हैं कि भाई जो ब्राह्मण वर्ग है इसके श्रेष्ठता के जो आधार हैं वो क्या है, निराधार है। श्रेष्ठता के जो आधार है वो तर्कसंगत नहीं है। तो इन विद्वानों को इन्होंने पढ़ा है किसके लिए, ब्राह्मण वर्ग की श्रेष्ठता की जांच के लिए। फिर हम देखते हैं कि जो ज्योतिबा फुले है, ज्योतिबा फुले के द्वारा एक पाठशाला की स्थापना करवाएगी, लेकिन ये जो पाठशाला थी इसमें कोई महिला शिक्षिका इनको मिली नहीं। तो इसके कारण क्या है, इन्होंने अपनी पत्नी को पढ़ाया, सावित्रीबाई को। अब आप देखें कि वो जो दौर था उस दौर में एक निम्न वर्ग के व्यक्ति के द्वारा पढ़ना और अपनी पत्नी को भी पढ़ाना, ये काफ़ी क्या है कि उसमें के दौर में काफ़ी संकटग्रस्त था या काफ़ी मुश्किल हुआ करता था ऐसा करना। फिर भी जो ज्योतिबा फुले हैं इन्होंने सावित्रीबाई को पढ़ाया, और आप देखो कि ये जो पाठशाला थी इस पाठशाला में इनको शिक्षिका नियुक्त किया। तो इनके ये जो कार्य थे ये कार्य इनके समाज विरुद्ध माने गए। इसके कारण, इसी पाठशाला के कारण आप देखें कि ज्योतिबा फुले को इनका घर जो है वो छोड़ना पड़ा। इनके पिता गोविंदराव जो हैं वो इनको घर से निकाल देते हैं, और ये जो पाठशाला है इस पाठशाला को भी बंद करवा दिया जाता है। लेकिन फिर भी ज्योतिबा फुले जो है, ज्योतिबा फुले रुकते नहीं हैं, इरादों के पक्के व्यक्ति हैं, और इन्होंने
आप देखें कि आगे चल कर के स्थापित किया है किसको? सत्य शोधक समाज को। सत्य शोधक समाज जो है ये इनके द्वारा स्थापित किया गया। और आप देखो कि बहुत बार इसके बारे में प्रश्न पूछा जाता है कि सत्य शोधक समाज जो है इसकी स्थापना कब की गई? 1873 के अंदर। 1873 में हम देखते हैं कि सत्य शोधक समाज जो है इसकी स्थापना की गई। और स्थापना की किसके द्वारा की है? ज्योतिबा फुले के द्वारा। कहाँ की गई है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में इसकी स्थापना की गई थी। अब आप देखें कि ये जो सत्य शोधक समाज है इसका उद्देश्य क्या था और इसका मुखपत्र जो है वो क्या रहा है। तो सत्य शोधक जो है समाज, इसका एक हम देखते हैं उद्देश्य कि इसका उद्देश्य क्या रहा है। तो सत्य शोधक समाज का उद्देश्य देखते हैं और एक हम देखते हैं इसका मुखपत्र। तो सत्य शोधक समाज जो है इसका एक उद्देश्य ये रहा समाज सेवा। समाज सेवा की जाए। और दूसरा निम्न वर्ग और महिलाएं जो है इनमें शिक्षा को बढ़ाया जाए। तो सत्य शोधक समाज जो है इसकी स्थापना हुई 1873 में महाराष्ट्र में। ज्योतिबा फुले के द्वारा इसकी स्थापना की गई जिसका उद्देश्य था समाज सेवा और समाज में जो निम्न वर्ग है और जो महिलाएं हैं इनकी शिक्षा को बढ़ावा देना। तो इन उद्देश्यों के साथ सत्य शोधक समाज की स्थापना हुई है। दूसरा इसका जो मुखपत्र है, मुखपत्र रहा है आपके दीनबंधु। ध्यान रखेंगे आप, दीनबंधु जो है वो सत्य शोधक समाज का क्या रहा है? मुखपत्र रहा है। फिर यदि हम बात करें ज्योतिबा फुले की तो आप देखो कि ज्योतिबा फुले जो हैं इनको प्रेरणा रही है किससे? महात्मा बुद्ध से। महात्मा बुद्ध से प्रेरित रहे ये। इसके अलावा आप देखें टॉमस पेन से भी ये प्रभावित है। फिर कबीर से भी ये प्रभावित है ये। और आप देखें अब्राहम लिंकन से भी क्या रहे हैं? प्रभावित रहे हैं। और इन सबसे प्रभावित होकर के इन्होंने चुना है किसको? समाज सेवा को। फिर आप देखें कि जो ज्योतिबा फुले हैं, ज्योतिबा फुले ने कई रचनाएं भी की है। उन रचनाओं की यदि हम बात करें तो इनकी जो सबसे प्रमुख जो रचना है वो कौन सी है? सोचें आप दिमाग में। ज्योतिबा फुले की यदि हम बात करें रचनाओं की तो आप देखें कि सबसे प्रमुख जो रचना है वो रही है इनकी गुलामगिरी इनकी सबसे प्रमुख रचना है जो लिखी जाती है कब? 1872 में। ये आप ध्यान रखोगे। एक तो सत्य शोधक समाज आप ध्यान रखोगे 1873 और गुलामगिरी जो है उससे पहले लिखी गई है 1872 के अंदर। फिर आप देखें इसके अलावा शिवाजी की जवानी एक रही है इनकी रचना। तृतीय धर्मरत्न एक इनकी रचना रही है। किसान को कोड़ा और एक इनकी रचना रही है सार्वजनिक सत्य धर्म। तो आदि। तो ये आप देखें इनकी रचना रही है गुलामगिरी इनकी सबसे प्रमुख रचना है। ये बहुत सारे एग्जामों में ये आपसे पूछी जा चुकी है। गुलामगिरी 1872 की। फिर एक है शिवाजी की जवानी, एक है तृतीय धर्मरत्न, किसान को कोड़ा और सार्वजनिक सत्य धर्म। ये इनकी क्या रही है? प्रमुख रचना रही है। फिर आप देखो कि ज्योतिबा फुले जो हैं, ज्योतिबा फुले ने अपना जो आदर्श है वो स्वीकार किया किसे? ये यूपीएससी में एक बार प्रश्न पूछा गया कि जो ज्योतिबा फुले हैं, ज्योतिबा फुले ने अपना आदर्श किसको स्वीकार किया है? तो उसमें आप देखिए ऑप्शन थे राम, श्री कृष्ण, बाली और रावण। कौन सा उत्तर सही होगा? तो आप देखें कि इन्होंने अपना जो आदर्श है
वो स्वीकार किया था राजा बाली को। राजा बाली जो है किष्किंधा के ये थे ये, तो राजा बाली को इन्होंने क्या है अपना आदर्श स्वीकार किया है। और ये किस प्रकार का समाज स्थापित करना चाहते थे? समतामूलक। समतामूलक जो समाज है उसकी स्थापना करने का ये प्रयास करते हैं। दूसरा, फिर आगे चल कर के इनको जो लोग हैं, ये कभी आपसे प्रश्न पूछा जाए कि ज्योतिबा फुले को महात्मा की उपाधि किसने दी, तो जो लोग हैं, लोग इनको उपाधि देते हैं किसकी? महात्मा की। कब? 1888 के आसपास। 1888 के आसपास जो लोग हैं, इनके कार्यों के कारण, इनके सामाजिक कार्यों के कारण, इनके शिक्षा से संबंधित कार्यों के कारण इनको लोगों ने महात्मा की उपाधि दी है। कब? 1888 के आसपास। दूसरा, ज्योतिबा फुले जो हैं, ज्योतिबा फुले की शिक्षा किस प्रकार से हुई? जो ईसाई धर्म प्रचारक हैं, ईसाई धर्म प्रचारकों के माध्यम से ज्योतिबा फुले की शिक्षा हुई है। फिर ये महाराष्ट्र नगर पालिका के क्या रहे हैं? सदस्य रहे हैं। कब बने ये? 1876 में ये महाराष्ट्र नगर पालिका के क्या रहते हैं? सदस्य भी रहते हैं। अब ज्योतिबा फुले की जब हम बात करेंगे, इनके बारे में कभी क्वेश्चन आ जाए कि ज्योतिबा फुले के बारे में कौन सी बात सत्य है, तो ये सारी जो बातें हैं इन सब की जानकारी आपको होनी चाहिए। फिर हम देखते हैं 1890 के आसपास ज्योतिबा फुले की मृत्यु हो जाती है और ज्योतिबा फुले जो हैं अपने प्राण तो छोड़ देते हैं, लेकिन इनके जो संदेश हैं, संदेश आज भी हम देखते हैं समाज में बने हुए हैं। और ज्योतिबा फुले का जो आदर्श था, समाज में सभी लोग समान रहें, सभी के साथ समान प्रकार का व्यवहार किया जाए और जितने भी प्रकार की जो अस्पृश्यताएँ हैं या जितने भी प्रकार के जो भेदभाव हैं, चाहे वो स्त्री और पुरुष का भेद है, चाहे वो लैंगिक भेद है, चाहे वो जातीय भेद है, सभी प्रकार के जो भेद हैं वो समाप्त होने चाहिए। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।